नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीडी न्यूज़ पर हमारा खास शो इकोनॉमी टुडे, जहां हम इस पूरे हफ्ते कर रहे थे चर्चा पोस्ट बजट एनालिसिस कई सेक्टर्स को लेकर। और इसीलिए बजट 2025 में कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होंगे। बात करें इनोवेशन, स्टार्टअप्स और स्पेस की, जो विकसित भारत के संकल्प को आगे ले जाने में ग्रोथ इंजन के ड्राइवर साबित होंगी। इन्हीं पर है आज हमारा फोकस डेडिकेटेड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख आर्थिक सुर्खियों का। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों ने बढ़ाई अंतरिक्ष में भारत की वाणिज्यिक संभावनाएं। 2025 की दूसरी तिमाही में प्रक्षेपित होगा भारत का पहला पूरी तरह से उद्योग निर्मित PSLV। RBI की समिति आज करेगी नीतिगत दरों की घोषणा। सकारात्मक बजट के बाद लोगों की रिजर्व बैंक से बड़ी उम्मीदें। विशेषज्ञों ने जताई रेपो रेट में कटौती की संभावना। देश में PVTG बस्तियों, ग्रामीण, दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ी दूरसंचार कनेक्टिविटी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा 519 टावरों को केवल 6 महीनों के रिकॉर्ड समय के भीतर किया गया स्थापित। आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 63 अंक की गिरावट के साथ 77,900 के करीब, निफ्टी 17 अंकों के सपाट दायरे में 23,586 पर कर रहा है कारोबार। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो बजट में इनोवेशन, स्टार्टअप और स्पेस टेक यानी टेक्नोलॉजी के लिए जो प्रस्ताव किए गए वो आने वाले समय में बूस्टर डोज साबित होने वाले हैं, क्योंकि प्रगतिशील भारत की नींव को मजबूत करने में इन सेक्टर्स का अहम योगदान है। देखिए इससे जुड़ी यह खास रिपोर्ट। कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है, बल्कि देश उसके लोगों से है। इसी कथन को परिभाषित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें समरसता को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास का लक्ष्य रखा गया है। इनोवेशन, स्पेस सेक्टर और स्टार्टअप के लिए इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जो सबका विकास लक्ष्य को तीव्र गति से पाने में मदद करेंगे। शोध और नवाचार को अब सरकारी संस्थानों और एजेंसियों के अलावा इस क्षेत्र में काम करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी प्रोत्साहित किया जाएगा। बजट में इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार ने इसके साथ ही PM रिसर्च इंटर्नशिप शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें IIT सहित दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 सालों में 10,000 इंटर्नशिप दी जाएंगी। सरकार के इस करोड़ों के बूस्टर डोज से सर्च और इनोवेशन से भविष्य मजबूत होगा। स्पेस सेक्टर को नई उड़ान देने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बजट में 372 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। नवीनतम बजट में अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजीगत व्यय के लिए 6,103 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इस कदम से उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष मिशन सहित विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत वर्ष 2027 में चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूने एकत्रित कर पृथ्वी पर लाना है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन जारी रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप के लिए कंपनी बनने की अंतिम तिथि 5 साल बढ़ाकर 1 अप्रैल 2030 तक करने का फैसला किया है। इस पर उद्योग जगत ने खुशी जताई है। बढ़े हुए कर लाभ से स्टार्टअप वेंचर कैपिटल के लिए आकर्षक निवेश केंद्र बनेंगे, क्योंकि शुरुआती स्तर पर ज्यादा मुनाफे की संभावना रहेगी। हर क्षेत्र के स्टार्टअप ने इस बजट घोषणा का स्वागत किया है और कहा है कि इस कदम से वित्तीय राहत मिलेगी और उद्यमशीलता में तेजी आएगी। बजट 2025 मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ हर सेक्टर को नई गति देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो कैसे इनोवेशन, स्टार्टअप्स के साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए ये बजट बहुत प्रगतिशील साबित होने वाला है। इसी पर चर्चा करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस शो में जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट साहब, सेवानिवृत्त महानिदेशक, भारतीय अंतरिक्ष संघ, आपका बहुत बहुत स्वागत है भट्ट जी। वहीं प्रसून शर्मा साहब, संस्थापक और CEO WUS, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शर्मा साहब। सबसे पहले भट्ट जी, सवाल ये कि जिस अंतरिक्ष क्षेत्र में हम एक नई उड़ान के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, जिस तरह का आवंटन इस बार बजट में किया गया है स्पेस सेक्टर को टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए, इसे किस तरह से देखते हैं आप?
देखिए, गवर्नमेंट का 2020 जब से स्पेस को प्राइवेटाइजेशन करने का अनाउंसमेंट हुआ था, तब से आज तक बजट में पूरा गवर्नमेंट का बजट पॉलिसी सब में स्पेस सेक्टर के ग्रोथ के लिए पूरा सपोर्ट रहा है। और यही कारण है कि हमारी प्राइवेट कंपनियां सैटेलाइट बना पाई हैं, प्री ऑर्बिटल लॉन्च कर पाई हैं और आगे ऑर्बिटल लॉन्च भी कर पाएंगी। इस बार के बजट में एक सबसे महत्वपूर्ण था, जो हमारा एक रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट को, वो पूरी करी गई है। कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर कर जीरो कर दिया गया है जी। सैटेलाइट के कंपोनेंट बनाने में और ग्राउंड लॉन्चिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स के लिए। जी। वहीं प्रसून साहब, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हुए कई ऐसे प्रस्ताव इस बजट में हैं जो स्टार्टअप्स के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कितना बड़ा आप गेम चेंजर इसको मानते हैं? और इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है कि कुछ ऐसे वोकेशनल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाने के लिए। ये बजट भारत को 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ लेके जाएगा और जो रिपोर्ट्स कहती हैं कि तकरीबन 30 से 40% जब भारत 10 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा वो कंट्रीब्यूशन इनोवेशन और टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप से आएगा। तो ये उस और अग्रसर हो रहा है भारत, और इससे भारत टॉप 3 इकोनॉमी में आएगा और जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम है दुनिया में और आगे बढ़ेगा। और एटलीस्ट जो हमारे यूनिकॉर्न्स हैं या स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन तकरीबन डबल होने चाहिए इसी साल, क्योंकि सरकार ने कॉम्प्रिहेंसिवली इसको एड्रेस किया है। पहले फंड ज्यादा एलोकेट किए, सेकेंड टैक्स एग्जाम्पशंस को एक्सटेंड किया है, थर्डली क्रेडिट गारंटी को 5 करोड़ से 10 करोड़ किया है, फोर्थली हमें जो स्टार्टअप्स में मैन पावर चाहिए उनके लिए एआई स्किलिंग के लिए 500 करोड़ का अलग आवंटन किया गया है एआई स्किलिंग के लिए। फोर्थली जो स्कूल लेवल पे ही 50,000 और अटल टिंकरिंग लैब जो कि स्कूल लेवल पे ही एंटरप्रेन्योरशिप टेक रिलेटेड एस्पेक्ट्स को अवेयर करेगा हमारे स्टूडेंट्स में। तो ना सिर्फ और एंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे पर एक स्किल्ड वर्कफोर्स भी निकलेगी स्कूल लेवल से ही। तो ये ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिवली स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक सुनहरा अवसर है। जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबली भी बैठे हैं या टेक प्रोफेशनल्स हैं उनको भारत में आना चाहिए, और या अगर वो स्टार्टअप्स या इकोसिस्टम से जुड़े हुए नहीं है उनको जुड़ना चाहिए। ये एक ऐतिहासिक पल है और ये जो ड्यूरेशन है भारत को टॉप 3 इकोनॉमीज की तरफ लेके जाएगा। भट्ट साहब, क्योंकि हम उन तमाम इकोनॉमीज के पंक्ति में बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है अगर हम वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपना कंपैरिजन करें, और जिस तरह से कल जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2027 में चंद्रयान 4 मिशन जो है वो अंतरिक्ष से लॉन्च होगा और पीएसएलवी पूरी तरह से भारत में निर्मित। कितना बड़ा आप इसको सकारात्मक इंडिकेटर मानते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र के लिहाज से जब हम अन्य देशों से अपनी आर्थिक व्यवस्था की तुलना करते हैं? देखिए, स्पेस एक सेक्टर है जिसमें कि पिछले 60 साल से इसरो काम करता रहा है और गवर्नमेंट का उसको पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट रहा है, और इसरो ने भी स्पेस को आत्मनिर्भर बनाने में किसी प्रकार से भी वो नहीं छोड़ा है। तो आज के दिन में हमारे पास में लॉन्च व्हीकल्स हैं, पीएसएलवी, जीएसएलवी, जो पूरी तरीके से हिंदुस्तान में बनी हुई हैं। किस्म किस्म की सैटेलाइट्स हैं इसरो की जो हिंदुस्तान में बनी हुई हैं, और अब प्राइवेट सेक्टर में भी सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल बनने लगी है। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी स्पेस सेक्टर में है वो हमको एक इंटरनेशनल हाई टेबल में अच्छी पोजीशन देती है। इंटरनेशनल अरीना में अच्छी पोजीशनिंग के लिए प्रसून साहब, जिस तरह से जो ग्लोबल कैपेबिलिटी से जुड़े हुए सेंटर्स हैं टियर 2 सिटीज़ में, उनको अनलॉक करने के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जिस तरह से प्रावधान बजट में किए गए हैं, जहां हम डीप टेक फंड्स की बात कर रहे हैं, इंटर्नशिप का मौका दे रहे हैं आने वाले 5 सालों में स्टूडेंट्स को, ये कितना बड़ा सेतु साबित होता है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को स्किल्ड वर्कफोर्स लेबर देने के लिए? जी, मेरे हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे चाइना से, तो चाइना के जो R&D में जो इन्वेस्ट होता है उनकी जीडीपी का वो 2% के लगभग होता है और भारत में 0.2%।
और सेकंड एक स्टैटिस्टिक्स है कि भारत में पर मिलियन तकरीबन 350 रिसर्चर्स हैं और चाइना में 1800 के आसपास। तो ये जो भारतीय सरकार ने अब जो कदम उठाए हैं, एक तो पीएम फेलोशिप से रिलेटेड जो 10,000 और लोगों को मौका मिलेगा, ये आगे बढ़ाएगा। और इससे मैं ये भी चाहूंगा कि जो इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर से, उनको भी आगे आकर भारत सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। उनको भी R&D हाईटेक में इन्वेस्ट करना चाहिए, फंड्स डिप्लॉय करने चाहिए, क्योंकि चाहे आप यूएस देख लीजिए या चाइना देख लीजिए, उसमें R&D प्रोसेसिंग में उनकी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। सरकार एक अनेबलर्स है और हमारी सरकार ने उसमें फंड भी एलोकेट किया है। और ना सिर्फ फंड, वो जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जैसे हमें विश्व में सबसे सस्ता जीपीयू एक्सेस करने के लिए इस सरकार ने पहल करी है। दूसरा, एआई रिलेटेड जो एक एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट का घोषणा की गई है, जिसमें वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो जो एआई के सॉल्यूशन मेकर्स हैं भारत के, क्या ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए सही है। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम है। और ये जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एआई में सॉल्यूशंस बना रहे हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा ग्लोबल लेवल तक जाने के लिए। तो भारत सरकार रिसोर्सेज भी दे रही है, एक्सेस भी दे रही है, टैक्स एग्जम्पशन भी दे रही है, पर हमारे इंडस्ट्रीज को आगे आना चाहिए। उनको भी भारत सरकार के साथ और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के साथ सहयोग करना चाहिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई से जुड़े हुए हैं प्रसून जी, वो कैसे इस पूरी स्टोरी में लीड करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आप देखिए, चाहे अटल टिंकरिंग लैब्स की आप हम बात करें, अटल इनोवेशन मिशंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये कैसे गेम चेंजर साबित होने वाले हैं जब हम एक्सीलेंस की बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से? जी, तो एआई को ड्राइव करने के लिए बेसिकली 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहला आपका एलएलएम मॉडल्स, सेकंड डेटा, थर्ड कंप्यूटिंग। ये बहुत जेनरिक, मैं एक सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। तो हमारे पास डेटा, मतलब दुनिया में 2 ही ऐसे मुल्क हैं जो 1 बिलियन प्लस पॉपुलेशन के साथ हैं, और वो डेटा प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं और फ्यूचर में रहेंगे, वो है भारत और चाइना। तो हमारे पास डेटा का एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। सेकेंडली, अब अगर आप देखें, हम एलएलएम और कंप्यूट पे भी काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक बहुत ग्लोबल एक स्कीम चलाई है, जिससे वो जीपीयूज खरीद रहे हैं और रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स को एक्सेस दे रहे हैं, एक बहुत सब्सिडाइज्ड प्राइसिंग पे। थर्डली, जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जिसके कारण अभी आप अगर जो भी चर्चा हो रही है चाइना की तरफ से, जिन्होंने चैट जीपीटी और उनको चैलेंज किया है, जैसे डीप सीक, ऐसे डीप सीक्स के रिलेटेड तकरीबन 10 ऐसे स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स हैं चाइना में, जिन्होंने ये जो वेस्ट का भ्रम था कि आपको एआई मॉडल या एआई सॉल्यूशन बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, 500 बिलियन या ऐसे का फंड चाहिए, तभी आप बना सकते हो, ये भ्रम तोड़ दिया। और ये भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को और टेक प्रोफेशनल्स को बहुत मोटिवेट करेगा कि हम अपना एलएलएम्स बनाएं। और भारत सरकार ने ऑलरेडी इसमें पहल शुरू कर दी है। जो लोग इस पे काम कर रहे थे वो आइडेंटिफाई हो गए हैं, और हमारे मिनिस्टर ने तो ये भी अनाउंस किया है कि हम 10 से 11 महीने में अपना एक एलएलएम लॉन्च कर पाएंगे इसी साल। और रिसर्च और डेवलपमेंट को जब हम अलग स्तर पर ले जाने की बात करते हैं, उसमें विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को स्पेस और स्टार्टअप्स में कैसे बढ़ावा मिलेगा, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हमारे इस खास शो की सीरीज में आप जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और हम विकसित भारत के इस बजट पर कर रहे हैं चर्चा, जहां स्पेस, इनोवेशन और साथ ही साथ स्टार्टअप्स पर आज ये स्पेशल एडिशन है। तो
विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, क्योंकि हम जिस एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, स्पेस सेक्टर को भी उसकी बहुत ज़रूरत है, और विमेन लेड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, स्पेस सेक्टर में आप कितना ज़्यादा स्पेस देखते हैं महिलाओं के लिहाज से? भट्ट साहब। निश्चय ही बहुत ज़्यादा स्पेस है, स्पेस की, और स्पेस तो डेफिनेटली बहुत है। हाँ, कुछ समय तक स्टेम में, मतलब साइंस की पढ़ाई में, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई में ओवरऑल परसेंटेज महिलाओं का कम है, पर धीरे धीरे गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी ये इंश्योर कर रही है कि उनका रेशियो और उनकी परसेंटेज बढ़े, और ये बढ़ रही है। और आजकल मैं अपने स्टार्टअप में देखता हूँ कि हर स्टार्टअप में काफ़ी महिलाएं हैं। बल्कि हमारी एक बहुत अच्छी स्टार्टअप है, और मैं उसका नाम भी लेना चाहूँगा, एस्ट्रॉम, जिसको लीड करने वाली एक महिला है, जिन्होंने कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ही उत्तम काम किया है, और उनको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से ऑर्डर्स मिले। डेफिनेटली स्पेस सेक्टर में ये बहुत ज़रूरी है कि इनोवेटिव इन्वायरमेंट रहे, और इसके लिए जो ये अटल टिंकर माइंस बनी है और फंड्स जो बनाया गया है, इससे इसमें बहुत मदद मिलेगी। बल्कि पिछले साल के बजट में हमको 1,000 का वीसी का फंड भी स्पेस सेक्टर के लिए स्पेसिफिकली मिला है, और इस फंड से छोटे नए स्टार्टअप्स को शुरू होने वालों को इंसेंटिव में पैसा दिया जाएगा। प्रसून साहब, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रीढ़ मानी जाती है जब हम किसी भी स्टार्टअप को खड़ा करने की बात करते हैं, और शोध और नवाचार के लिहाज से जिस तरह के प्रस्ताव बजट में किए गए हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें वो अनवोकेशनल सेक्टर्स भी कहीं ना कहीं अपने आप को जुड़ता हुआ महसूस करेंगे, जो अभी सनराइजिंग है, जिनमें अभी आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि ये आर्थिक प्रगति की गाथा लिखने में मददगार साबित होंगे? जी, जो फोकस हमारा इस बजट में रहा है वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी रहा है। जैसे हम जीसीसी सेंटर्स वहाँ खोल रहे हैं, तो जब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स वहाँ खोलेंगे तो वहाँ पे हायरिंग या स्किलिंग की मांग भी बढ़ेगी। इसीलिए भारत सरकार ने 5 नए स्किलिंग एक्सीलेंस सेंटर्स भी अनाउंस किया है। तो ये हैंड टू हैंड है, और दूसरा मार्केट एक्सेस भी बढ़ाया है। अगर आप देखिए कि इस बजट में ये अनाउंस किया गया है कि जो सारे सरकारी स्कूल्स हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट होंगे भारत ब्रॉडबैंड से। तो ये एक तो आपकी डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। सेकेंडली, जो ग्लोबल कैपेबिलिटीज हैं या ग्लोबल कंपनीज है वो आपके टीयर 3 या टीयर 4 सिटीज में आ रहे हैं। अब वो वहाँ आएंगे तो वो हायर भी करेंगे। तो जो वहाँ के वोकेशनल्स हैं, या जैसे अब हम नए इंडस्ट्रीज ला रहे हैं जो कि खासकर सेमीकंडक्टर रिलेटेड है, तो वो एक बड़ी सप्लाई चेन लेके आते हैं, जिसमें आप बेसिक एयर कंडीशनर से लेके गैसेस जो वेल्डिंग के लिए यूज होती है, तो वो सारे जो प्रोवाइडर्स हैं या वेंडर्स हैं, उनको एक नया सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, और छोटे शहरों में मिलेगा। तो ओवरऑल ये 360 डिग्री कनेक्टिविटी है इसमें। सरकार, अगर आप देखिए, महिलाओं के बारे में आपने बात करी, तो एक स्पेशल क्रेडिट स्कीम अनाउंस की है जिसमें 5 लाख तक का क्रेडिट मिलेगा उनको। और बाकी ऑलरेडी बहुत स्कीम्स है तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, खासकर फाउंडर्स के लिए, चाहे वो टैक्स एग्जेम्पशन हो, एक क्रेडिट गारंटी रिलेटेड भी स्कीम्स है उनके रिलेटेड। तो ओवरऑल ये टीयर 3 टीयर 4 सिटी से आपको ज्यादा स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स और सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स मिलेंगे। वो इकोनॉमी अच्छी ग्रो करेगी। बहुत अहम बात की, और सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स और हम फैसिलिटेटर के तौर पर भारत को देखते हैं। भट्ट साहब, बहुत संक्षिप्त में, जब हम एआई ड्रिवन इकोनॉमी की बात करते हैं, इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तमाम टेक्नोलॉजीज के साथ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वापस क्या दे रहे हैं, वो नीति निर्माताओं को समझना होगा। उस लिहाज से आप कितना अहम मानते हैं इस बार के बजट को? तो देखिए कि स्पेस इकोनॉमी में भी एआई का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अब जबकि डाटा बहुत बढ़ रहा है, कोशिश ये हो रही है कि एआई द्वारा ज़्यादा एज कंप्यूटिंग की जाए सैटेलाइट पर ही, और दूसरा, सैटेलाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं,
उनका इस्तेमाल एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और कई डिपार्टमेंट ऑफ क्या कहते हैं कम्युनिकेशन में तो निश्चय ही, इन जगह जगह जो ये इस्तेमाल हो रहा है, इसमें और ज़्यादा एआई के इस्तेमाल से जी इसमें और एफिशिएंसी आएगी और इसके लिए काम निश्चय ही हो रहा है। बिल्कुल, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस किस तरह से जो ये बजट में प्रावधान हैं तमाम सेक्टर्स के लिए, वो आने वाले समय में मजबूती देंगे कई वोकेशनल एस्पेक्ट्स को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस मंच पर अपने विचार डीडी न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। तो अब बढ़ते हैं कुछ अलग खबरों की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आर्थिक लिहाज से। बात करते हैं आरबीआई की, जिसकी मौद्रिक नीति समिति की बैठक का फैसला आज आने वाला है। 5 फरवरी को आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में एमपीसी की पहली बैठक शुरू हुई है। आज वो समिति के फैसलों की जानकारी देंगे। सकारात्मक बजट के बाद लोगों की रिजर्व बैंक से उम्मीदें बढ़ गई हैं। रेपो दर में कटौती की उम्मीद की जा रही है। रेपो दर 2 साल से 6.5% पर स्थिर बनी हुई है और दरों को अपरिवर्तित रखा गया। आरबीआई ने पिछली बार मई 2020 में कोरोना महामारी के समय रेपो रेट को 0.40 घटाया था और फिर रूस यूक्रेन युद्ध के जोखिमों से निपटने के लिए आरबीआई ने मई 2022 में दरों में बढ़ोतरी करनी शुरू की। ये सिलसिला 2023 में थमा। हालांकि विशेषज्ञों की संभावना ये है कि एमपीसी लगभग 5 साल के अंतराल के बाद रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का फैसला कर सकती है। वहीं वैश्विक शोध फर्म की अगर माने तो ग्लोबल रिसर्च भी ये बात मानती है कि आर्थिक वृद्धि और इन्फ्लेशन दोनों ही आंकड़े मौद्रिक नीतियों को आसान बनाने की ज़रूरत की तरफ इशारा करते हैं। उम्मीद है कि ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हो सकती है और एसोचैम का भी मानना है कि नीतिगत दरों में कटौती कर इसे 6.25% पर लाने की व्यापक उम्मीदें की जा रही हैं। एसबीआई रिसर्च की भी एक रिपोर्ट ये मानती है कि मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दर में 0.25% की कटौती की उम्मीद है। ऐसी एक रिपोर्ट बैंक ऑफ बड़ौदा की भी है, क्योंकि मुख्य ध्यान महंगाई पर है, जहां पर अभी नरमी दिख रही है। और मुख्य रूप से खासतौर पर जो आपकी थाली की शोभा बढ़ाती हैं वो जो सब्जियां हैं, उनकी कीमतों में गिरावट की वजह से जो इन्फ्लेशन है उसका दबाव कम हुआ है, इसलिए रेपो दर में कटौती की संभावना है। और वक्त तो चला कि आपसे विदा लें, लेकिन मुलाकात होगी सोमवार को एक नए फोकस के साथ। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में जानकारी दी कि भारत में चिन्हित 2500 से ज़्यादा पीवीटीजी बस्तियों में से 901 बस्तियों में पहले ही मोबाइल कवरेज मिल चुका है, जबकि 1700 से ज़्यादा मोबाइल टावरों में से 519 टावरों को केवल 6 महीने के रिकॉर्ड समय के भीतर स्थापित किया गया है। ट्राई ने राष्ट्रीय नंबरिंग योजना में संशोधन पर सिफारिशें जारी की हैं। ट्राई ने लैंडलाइन उपभोक्ताओं के लिए नई नंबरिंग प्रणाली की सिफारिशें की हैं। इसके अंतर्गत लैंडलाइन उपभोक्ताओं को स्थानीय कॉल के लिए भी पूरे 10 अंकों का नंबर डायल करना होगा। ईपीएफओ के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में 5 करोड़ से ज़्यादा दावों को निपटाया जा चुका है। इसके तहत कुल 2 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में 4.45 करोड़ दावे निपटाए गए थे। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का वित्त वर्ष 25 की अक्टूबर-दिसंबर अवधि में मुनाफा सालाना आधार पर 84% बढ़कर लगभग 17,000 करोड़ रुपए हो गया है। बैंक ने पिछले साल समान अवधि में 9,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। MEITY के अनुसंधान पहलों के अंतर्गत सीडेक नोएडा ने स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक खिलौना उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए लीगो समूह के साथ करार किया है। MEITY की पहल खिलौना नवाचार में SC, ST और पूर्वोत्तर पृष्ठभूमि के युवा इंजीनियरों को सशक्त बनाना है। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के बोर्ड ने कंपनी का नाम बदलकर इटर्नल करने की मंजूरी दे दी है। कंपनी के मुताबिक ब्लिंकिट अधिग्रहण के दौरान से ही आंतरिक तौर पर जोमेटो की जगह इटर्नल नाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था, जिससे कंपनी और ब्रांड या ऐप के बीच अंतर किया जा सके। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 2 वाणिज्यिक योजनाओं के ई ऑक्शन में 12.54 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्राप्त किए हैं। पहली योजना फ्यूल फिलिंग स्टेशन की थी और दूसरी योजना होटल प्लॉट्स की थी। जनवरी 2025 में शाकाहारी थाली की कीमत में दिसंबर 2024 के मुकाबले 9% की गिरावट आई है।
क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक सब्जियों की कीमतों में कमी के कारण थाली की कीमतों में गिरावट आई है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक जनवरी में यात्री वाहनों की बिक्री में लगभग 16% की वृद्धि हुई है। पिछले महीने लगभग कुल 23 लाख वाहन बेचे गए, जबकि जनवरी 2024 में 21 लाख वाहन बेचे गए थे।